और मैडम का इरादा उसे अपने जाती मुहावसों में शामिल करने का है। मैं इमरान को ढूंढता हुआ अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो वो मुझे एक बड़े हाल कमरे में मिला। यहाँ बड़ी रौनक थी। खूबरू लड़के लड़कियों की एक टोली बाजीगरी और शोबदाबाजी की रिहर्सल कर रही थी। लड़के लड़कियों की उम्रें 15-20 साल के दरमियान रही होंगी। मैं उन्हें पहली बार यहाँ देख रहा था। एक तरफ जिम्नास्टिक के इंतजाम थे, एक तरफ तने हुए रस्से पर चला जा रहा था। परियों के इंतखाब में हिस्सा लेने वाली 40 अदद लड़कियां भी इस रिहर्सल को एंजॉय कर रही थी। एक जानिब मैनेजर मदन भी बैठा था। मदन के करीब इमरान एक नोखेज लड़की के साथ तुंदोतेज गुफ्तगू में मसरूफ था। लड़की ने सुर्ख रंग का नीम और यहाँ लिबास पहन रखा था। मैंने करीब खड़ी गीता से पूछा, क्या मामला है? वो बोली, ये लाल कपड़ों वाली लड़की बहुत जबरदस्त बाजी करे, इसे यहाँ लिटिल मिस इंडिया कहा जावत है। तुम्हारा दोस्त खामखा इसके साथ मैच डालकर बैठ गया। कैसा मैच? ये लड़की लोहे के इस चक्कर के ऊपर खड़ी होकर इसे अपने पाँव से चलावत है और साथ साथ करतब दिखावत है। तुम्हारा दोस्त कहवत है कि वो भी ऐसा कर लेवेगा। गीता ने थोड़ी दूर पड़े एक आयनी चक्कर की तरफ इशारा किया। यह कड़ानुमा चक्कर जमीन से करीबन 8 फुट ऊंचा था। इसे एक 6-7 इंच चौड़ी आयनी पट्टी को गोल करके बनाया गया था। इस पर चढ़ने के लिए लकड़ी का एक स्टूल भी पड़ा था। बजाहिर इस चक्कर के ऊपर चढ़कर इसे पांव से गोल गोल धकेलना और साथ साथ कोई करतब दिखाना काफी मुश्किल काम लगता था। लेकिन इमरान जैसे शख्स के लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं हो सकता था। या कोई जानता नहीं था, मगर मुझे मालूम था कि वो एक माहिर फनकार है और इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल काम कर सकता है। मामला काफी गर्मा गर्म था। लिटिल मिस इंडिया के हमायती उसके हक में चिल्ला रहे थे और इमरान को दावत दे रहे थे कि वो अपना दावा साबित करके दिखाए। 17-18 साल नोखेज लड़की भी लाल भभूका हो रही थी। फजोर से बोली, अच्छा तुम बाकी छोड़ो, पहले वाला आइटम ही करके दिखा दो। ओके, इमरान ने सीना तान कर कहा, मैं करूंगा। लो, मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर दोहरा देती हूँ। लड़की तुंद लहजम बोली। गीता मुखी ने एक छोटे स्टूल पर खड़े होकर अनाउंसमेंट के अंदाज में कहा, लो भाई लड़के लड़कियों, लिटिल मिस इंडिया का मुकाबला बिग मिस्टर पाकिस्तान। एकदम शोर बुलंद हुआ। सुर्ख कपड़ों वाली नोखेज लड़की फुर्ती से स्टूल पर चढ़ी और फिर लोहे के चक्कर पर खड़ी होकर तवाजुन दुरुस्त करने लगी। उसने अपने दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दिए थे। एक दूसरी लड़की ने उसकी दोनों हथेलियों पर 2 लंबी तलवारें रख दी। ये बिल्कुल सीधी तलवारें थी। लड़की ने रोमन स्टाइल तलवारें अपने दोनों हाथों पर आमूदी रुख से खड़ी की और इन्हें बैलेंस कर लिया। फिर वो अपने पांवों के साथ 6-7 इंच चौड़े आयनी चक्कर को गोल गोल धकेलने लगी। उसने तमाशाइयों के दरमियान 2 राउंड मुकम्मल किए। तलवार को हथेलियों पर बैलेंस रखने के साथ साथ चक्कर को धकेलना वाकई मुश्किल काम लगता था। लड़की ने 2 राउंड मुकम्मल करने के बाद तलवारें फेंकी और खूबसूरत अंदाज में कलाबाजी लगाकर फर्श पर आ गई। तालियों से हाल गूंज उठा। अब इमरान की बारी थी। उसने पहले फर्श पर खड़े होकर तलवारों को अपनी हथेलियों पर खड़ा किया, फिर पूरे करतब के लिए स्टूल पर चढ़कर चक्कर पर खड़ा हो गया। करतब मुश्किल था, लेकिन इमरान जैसे शख्स के लिए नहीं। उसने तलवारों को हथेलियों पर खड़ा करके बैलेंस किया। आहिस्ता आहिस्ता 8 फुट ऊंचे चक्कर को अपने पांव से धकेलने लगा। 2-4 लोग इमरान की हौसला अफजाई कर रहे थे, मगर अक्सरियत लिटिल मिस इंडिया की हमायती थी। ये लोग इमरान को हॉट कर रहे थे और डराने की कोशिश में लगे हुए थे। इमरान ने एक राउंड मुकम्मल किया, फिर दूसरा शुरू किया और तब वो हुआ जिसकी तवक्का नहीं थी। कम अज कम मुझे तो हरगिज नहीं थी। इमरान लड़खड़ाया, संभलने की कोशिश की, एक तलवार गिर गई। इससे पहले कि वो अपना तवाजुन दोबारा हासिल करता, आईनी चक्कर उसके पांव के नीचे से निकल गया। 8 फुट की बुलंदी से उड़ता हुआ नीचे आया। एकदम शोर बुलंद हुआ। इसमें कहके भी शामिल थे। इमरान नीचे बैठे तमाशाइयों पर गिरा था। ये वही परियों के इंतखाब में हिस्सा लेने वाली दुशीज़ाई थी। जो 1-2 लड़कियां इसके नीचे आई वो बुरी तरह चिल्लाई। इमरान कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। उसके नीचे आने वाली लड़कियों में एक जख्मी हो गई थी। इमरान ने जो तलवार खड़ी रखी थी, इसकी नोक लड़की की गर्दन को छूती हुई गुजर गई थी। लड़की का खून बहने लगा था और तकलीफ से दोरी हो गई थी। मैं देखकर बुरी तरह ठिठका। ये समरीन थी। मैं उसकी तरफ गया। जख्म गहरा नहीं था, लेकिन 5-6 इंच लंबा और करीबन 2 इंच चौड़ा था। वो गर्दन से शुरू होकर उसके कान तक की लो तक चला गया था। वेरी सॉरी, इमरान बार बार कह रहा था। औकाट गीता जख्म देखकर बड़बड़ाई। इसने अपनी साड़ी के पल्लू से समरीन का खून रोका और उसे लेकर हाल से निकल गई। सुर्ख कपड़ों वाली लड़की के हमायती फातियाना नारे लगा रहे थे। इमरान पहले तो खिसियाया, फिर उसने खुले दिल से हार मान ली और तुंदो तेज फिक्रों की तरफ से कान लपेटता वहां से निकल गया। मैं उसके पीछे था। हम आगे पीछे कमरे में आए। ये क्या किया तुमने? मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा। वही जो तुमने देखा है। मस्करी मत करो यार, मुझे बताओ ऐसा क्या किया है? यार क्या खूबरू लड़कियों के ऊपर गिरना तुम्हारा ही हक है। आखिर हम भी सीने में दिल रखते हैं। जब गिर ही गए तो सोचा कि चलो किसी अच्छी जगह पर गिरे। तुम बकवास कर रहे हो। तुम जानबूझ कर गिरे हो, जानबूझ कर हारे हो। क्या जरूरत थी इस तरह अपनी बेइज्जती कराने की? और फिर उस लड़की को ये चोट लगी है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई नहीं। ऐसा हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है यार। जहां तक बेइज्जती की बात है, हम पहले ऐसे कौन से नवाब इज्जत बेग हैं
अचानक मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ और रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसकी तरफ देखता चला गया। ऐसे क्या देख रहे हो? हिप्नोटाइज करने का इरादा है? वो बोला। मैंने सरसराते लहजे में कहा, तुम बहुत ऊंची शय हो इमरान, तुमने जानबूझकर समरीन को जख्म में लगाया है। तोबा तोबा। वो गाल पीटने लगा। इतना बड़ा इल्जाम, और वो भी जुमातुल मुबारक के दिन। यह इल्जाम नहीं, हकीकत है। मैं समझ गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। तुमने कहा था समरीन बच सकती है और तुमने उसको बचाया है। तुमने उसे दागदार किया है, क्योंकि तुम जानते हो कि बेदाग और बेऐब लड़की ही परी सिलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। और उसने दीदे घुमाए। जबरदस्त, वंडरफुल यार, तुम वाकई सुपर जीनियस हो। बंदे के अंदर ऐसी अक्लमंदियां ढूंढ लेते हो जो उसने की ही नहीं होती। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। भाई वाह, ये मुझसे क्या बेसाख्ता कारनामा सरजद हो गया है। भाई वाह, मुझे पता था वो बदस्तूर बकवास कर रहा है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। तुमको समझना बड़ा मुश्किल है इमरान, पता नहीं क्या शय हो तुम। मैं कोई शय नहीं, बस ये तुम्हारा हुस्न नजर है शहजादे। मुझे ऐसी फिल्मों का हीरो बना देते हो जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना होता है। तुम्हें याद है फिल्म पाकीज़ा में दिलीप कुमार के साथ क्या हुआ था? मैं खामोश रहा। वो मेरी तरफ से खुद ही जवाब देते हुए बोला, मैं समझ गया, तुम कहना चाह रहे हो कि फिल्म पाकीज़ा में तो दिलीप कुमार था ही नहीं। भाई यही हुआ था ना, इसे फिल्म में लिया ही नहीं गया था और उसकी जगह राजकुमार को ले लिया गया था। इसी तरह का एक वाकया फिल्म आन में भी था। वो एक बार फिर ऊट पटांग बोलता चला गया। वो रात खासी तारीख थी। मैं और इमरान पहलू व पहलू कालीन पर लेटे थे। वो जोर जबरदस्ती से मुझे भी लिहाफ उड़ा रहा था। हम दोनों खामोश थे, लेकिन दोनों के ज़हनों में यकीनन एक ही तरह के ख्यालात घूम रहे थे। वो मुकाबला जिसने देखते ही देखते जरगाह में गैर मामूली शोहरत हासिल कर ली थी, किसी वक्त तो लगता था कि सियाद खुद अपने ताब में आ गया है। अब बात जॉर्ज के हाथ से खुद निकलती हुई नजर आ रही थी। महसूस होता था कि इस मुकाबले की नौइयत और दीगर शराइत के बारे में जो फैसला भी होना है वो पंडितों, पंचों और दीगर अमायदीन ने करना है, और आखिरी राय पंडित महाराज की होनी है। रात का पता नहीं वो कौन सा पैर था जब मेरी आंख खुली। कमरे में गहरी तारीकी थी, फकत एक खिड़की में से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे इमरान ने ही हिलाकर जगाया था। मैंने कुछ कहना चाहा था तो उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में चमक थी। वो किसी शिकारी जानवर की तरह चौकन्ना और चौकस नजर आ रहा था। उसने दोनों लिहाफों को कालीन पर इस तरह पड़ा रहने दिया जैसे उसके नीचे कोई लेटा हो। फिर वो कालीन पर ऊंधे मुंह रेंगता हुआ गुसल खाने के दरवाजे की तरफ गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरी सारी हिस्सियात आनंद फानंद बेदार हो गई थी और मैं समझ गया था कि हम किसी शदीद खतरे में हैं। चंद ही सेकंड बाद हम तारीख सर्द गुसल खाने के अंदर थे। इमरान ने दरवाजे में थोड़ी सी छुरी रहने थी और बाहर देखने लगा। यही वक्त था जब मुझे कमरे की खिड़की के पास किसी साए की हरकत महसूस हुई। हम गुसल खाने की तारीकी में दम साधे खड़े रहे और सूरत हाल का जायजा लेते रहे। साया दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम रात को दरवाजा मुकफ्फिल करके सोते थे। यह आईनी दरवाजा था और इस दरवाजे से मिलता जुलता था, जो चंद रोज पहले फायरिंग की वजह से खराब हुआ था और इसे खोलना नामुमकिन हो गया था। अब हमारा कमरा तब्दील हो चुका था। चंद सेकंड मजीद गुजरे, फिर दरवाजे के हजमी कुफल में चाबी घूमने की बहुत मध्यम आवाज सुनाई दी। शक तो हमें पहले ही हो रहा था। अब यकीन होने लगा कि यूं चोरी छुपे हमारे कमरे में दाखिल होने वाला इस इमारत में मौजूद अफराद में से ही कोई है। एन मुमकिन था कि हमारे मुहाफिजों में से कोई हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा बेआवाज खुल गया और एक दराज कद शख्स दबे पांव अंदर आया। उसने वारदातियों की तरह अपना चेहरा एक कपड़े में लपेट रखा था। उसके हाथ में एक राइफल थी जिसका बैरल मामूल से ज्यादा लंबा नजर आ रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि अंदर आने वाले शख्स के जिस्म पर मुहाफिजों वाली मखसूस वर्दी है। वो चंद सेकंड तक तारीकी में खड़ा दोनों लिहाफों को घूरता रहा। फिर उसने राइफल सीधी की और बड़ी तेजी से दोनों लिहाफों पर 5-6 फायर किए। फायरिंग की आवाज से इंकशाफ हुआ कि राइफल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ है। फायरिंग के फौरन बाद वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। यही वक्त था जब इमरान ने अचानक अपनी जगह से तेज रफ्तार हरकत की और गुसलखाने से निकलकर उड़ता हुआ हमलावर पर जा पड़ा। हमलावर उसके नीचे ऊंधे मुंह गिरा और गिरते हुए आईनी दरवाजे से टकराया। उसके लिए ये इतना गैर मुतवक्का हमला था कि वो जैसे तबरा कर रह गया था। मैं इमरान की मदद के लिए आगे बढ़ा। ताहम उस वक्त दरवाजे पर एक और परछाई नजर आई। यह भी एक मुहाफिज था। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने बिला तरद्दुद मुझ पर फायर किया। धमाके के साथ चोला चमका और गोली मेरे आस पास से गुजर गई। मैंने हमलावर को दूसरे फायर का मौका नहीं दिया और उस पर जा गिरा। मैंने इससे पहले ही उसका पिस्तौल वाला हाथ दबोचा, फिर दाएं हाथ का मुक्का उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। बड़ी शदीद सर्द थी। मर्द मुकाबिल के 2-3 दांत जरूर अपनी जगह से छोड़ गए होंगे। वो और उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। इस दौरान में वजनी बूटों की धमक सुनाई थी और 7-8 गार्ड्स मौका पर पहुंच गए। मुझे 1-2 लम्हे के लिए शदीद खतरा महसूस हुआ। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ये गार्ड्स हमारी मदद करें या अपने पेटी भाइयों की। खबरदार खबरदार, कई आवाजें गूंजी तो मुहाफिजों ने मेरे नीचे दबे हुए शख्स के सर से राइफल लगा दी। मुहाफिजों ने इमरान का हाथ हटाया और दूसरे हमलावर को दबोच लिया। लाल भवन में हर तरफ हलचल मच गई थी। बत्तियां रोशन हो रही थी और भागते कदमों की आवाजें आ रही थी। दोनों हमलावरों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। 4 रंग के ढाटे इनके चेहरों से हटाए गए। हमने पहचान लिया, ये हमारे मुहाफिजों में से ही थे। हम दिन में कई बार अपने आस पास इन्हें देखते थे। जिस शख्स को मेरा मुक्का लगा था उसके दहन का कबाड़ा हो गया था और होंठ फट गए थे और 2-3 दांत अपनी मुकर्रर जगह से गैर हाजिर थे।
हम पर गोली चलाने वाला दराज कद मुहाफिज पहले तो सख्ता ज़दा रहा, फिर मेरी तरफ रुक करके तैश में चिल्लाने लगा, तुमको जिंदा ना ही छोड़ेंगे, मार देवेंगे तुमको, तुम नीच जात गंदी नाली के कीड़े, तुमको ये जुर्रत ना ही करने देंगे, ना ही करने देंगे। यकीनन ये सांबर की लड़ाई का जिक्र कर रहा था और अपनी इस तकलीफ का इजहार कर रहा था जो राजभवन के बुलंदोबाला दरवाजे के सामने मेरी ललकार ने उसे पहुंचाई थी। मुहाफिजों ने दोनों हमला आवरों की मुश्कें कस दी। इसी दौरान में मैनेजर मदन और मैडम सफूरा वगैरह भी वहां पहुंच गए। मैडम स्लीपिंग गाउन में थी और उसके चेहरे पर सख्त हलचल थी। क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, वो खर्ची। फिर चंद ही सेकंड में सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो ये भी समझ गई कि अगर मुहाफिजों में से 2 मुहाफिज कातिल का रूप धार सकते हैं तो 2-4 और भी हो सकते हैं, लिहाजा जरूरी था कि मुझे फौरन मौका से हटा लिया जाता। उसने हमें अपने साथ लिया और अपने मखसूस पोर्शन में ले आई। ये लग्जरी पोर्शन इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म था। जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों यहां से बाहर नहीं निकलना, वो बोली। आप बेफिक्र रहें, इमरान ने उसे तसल्ली दी। वो जल्दी से बाहर चलेगी। ये सब क्या है यार, मैंने इमरान से पूछा। इसे उर्दू में शब खून और अंग्रेजी में नाइट अटैक कहते हैं। फ्रांसीसी में भी इसके लिए एक भला सा लफ्ज़ है, इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन इस कातलाना हमले का मकसद क्या था? असल मकसद तो मैडम ही ढूंढ कर लाएगी, हम तो बस अंदाजे ही लगा सकते हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये लोग तुम्हें जॉर्ज गोरा के मद्देमुकाबिल देखना नहीं चाहते। तुम्हें पता कैसे चला कि कोई हमारे कमरे की तरफ आ रहा है? यार मैं न्यूज़ चैनल का चुड़ैला हूँ, एक तो चुड़ैला दूसरा नीम चढ़ा। हमारी नाक बहुत तेज होती है, बल्कि हम तो मुजस्सम नाक होते हैं। इन वाक़यात की बू भी सूंघ लेते हैं जिनकी बू ही नहीं होती, यानी जो वकूफ़ पज़ीर ही नहीं होते। लेकिन जिस ताज़ा वाक़े की तुम बात कर रहे हो, इसका शक मुझे कल शाम से ही था। दरअसल बड़े पंडित का यहाँ आना और मैडम से मिलकर तुम्हें मुकाबले से पीछे हटाने की कोशिश करना इस बात का सबूत है कि ये लोग हर सूरत तुम्हें सांबर से दूर रखना चाहते हैं। वो क्यों? तुमने सांबर की सूरत ही ऐसी बना दी है। इसे मरो या मारो की लड़ाई का नाक नक्शा दे दिया है और यह बात हर जगह फैल भी चुकी है। इसे फैलाने वाले भी तो तुम ही हो। तुमने जानबूझकर गीता के सामने बात की। तुम बड़े जबरदस्त किस्म के खोचल हो इमरान। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझना शुरू हो गया। ऐसे ही मौका के लिए मोहम्मद रफी साहब बड़े फलसफे की बहुत गहरी बात कह गए हैं। तुमने भी सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये क्या बेतुकी बात है? और फिर भी तुम कह रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझना शुरू हो गए हो। इस शेर में चांद के टुकड़े से मतलब इंसान के बेकार ख्यालात हैं और खिड़की दिमाग का इस्तिखारा है। यह इस्तिखारा नहीं, इस्तारा होता है। और अब तुम चुप हो जाओ तो बेहतर है। मैं उठकर खिड़की की तरफ चला गया, ठंडी सांस लेकर रह गया। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि हम एक खतरनाक हमले से बाल बाल बचे हैं। ये सब खुली आंखों के ख्वाब जैसा लग रहा था। मैडम की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई। उसने बताया, पकड़ने वाले हमला आवरों के नाम अमृत और शंकर हैं और इनके 4 और साथी भी हिरासत में ले लिए गए। ये सारे यहाँ के गार्ड्स हैं। ये सब कराया किसने है? इमरान ने पूछा। अभी पूरे यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर लगता यही है कि इसके पीछे हुक्म जी के किसी करीबी साथी का हाथ होगा। आखिरी अल्फाज कहते कहते मैडम ने अपनी आवाज बहुत धीमी कर ली थी। आप क्या कहना चाहती हैं? इमरान ने पूछा। ये लोग जाहिर तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाने इनकी मर्जी यही है कि तुम्हारे और जॉर्ज के दरमियान मरो या मारो वाली फाइट ना हो। वो शायद सोच भी नहीं सकते कि इनका इतना करीबी दोस्त किसी ऐसी लड़ाई का शिकार हो जाए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये इन 2 गार्ड्स का इनफरादी फेल ही हो। बहरहाल ये बात तो कन्फर्म है कि तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है और मैं सिक्योरिटी का अर्जेंट इंतजाम कर रही हूँ। हम दोनों पर होने वाली इस कातलाना हमले की खबर भी बहुत जल्द सरगाह में फैल गई। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं और इमरान जिम जाने के लिए कमरे से निकले तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक सीनियर गार्ड ने हमें रोक लिया। नहीं सर, उसने अदब से कहा, ऊपर से आर्डर है, आप अभी कमरे से ना ही निकल सकते। ये क्या बात हुई? मैडम कहाँ है? मैंने तनक कर कहा। मैडम अभी भवन से बाहर हैं, वो थोड़ी देर में आवत हैं, तो उनसे बात कर लीजिएगा। गार्ड बोला। तुम ज्यादा थानेदार बनने की कोशिश ना करो, मैं अपनी जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ सरकार, ये मेरी नौकरी का सवाल है। हम जो करत हैं आपकी रक्षा के लिए करत हैं। इससे पहले कि मेरी और सीनियर गार्ड की गुफ्तगू तकरार की शक्ल इख्तियार करती, गीता मुखी वहां आ गई। वो बहुत चुस्त लिबास पहनी हुई थी और उसके जिस्म में माहिर रकासाओं जैसा लोच था। उसने मुदाखलत करते हुए मुझे अपने साथ अंदर आने के लिए कहा। मैं और इमरान गीता के साथ वापस कमरे में आ गए। गीता इमरान से खफा खफा नजर आती थी। इस खफकी की वजह वही समरीन वाला वाकया था। इस दिन वहां बिल्कुल मुकाबले वाला माहौल बन गया था। मिस इंडिया और मिस्टर पाकिस्तान के नारे गूंजे थे। इमरान करतब दिखाते हुए बुलंदी से समरीन पर गिरा था और उसे जख्मी कर दिया था। यह बात अब तकरीबन तय थी कि गीता मुखी अब एक कीमती शागिर्द से महरूम हो चुकी थी। कमरे में आकर गीता ने मुझे मुखातिब किया और अपने मखसूस बाजारी अंदाज में बोली, इस बेचारे से आप क्यों मगजमारी करत हो? वो आर्डर से मजबूर है। अभी मैडम जी आ जावत हैं, जो कहने हैं उनसे कह लेना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों का जीवन बच गया। वैसे अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं। कल रात मैडम जी ने यहाँ के तकरीबन सारे गार्ड्स तब्दील कर दिए। 7-8 बंदों को पकड़ा भी गया है। शहर की क्या पोजीशन है? मैंने दबे लहजा में पूछा। आज तो मेरा मन भी चाह रहा है कि लड़कियों की तरह आप जनाब से ऑटोग्राफ मांगूं और सवाल जवाब करूं। रात वाले वाक़े के बाद आपकी शोहरत में एकदम इजाफा हुआ है। हर जगह आप ही का चर्चा है। ज्यादातर लोगों का यही विचार है कि राजभवन में हुक्म जी के कुछ साथी नहीं चाहते हैं कि आप जॉर्ज गोरा से दो मुकाबला करें।
वो ये मुकाबला रुकवाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ राजभवन से सख्ती के साथ इस बात का इनकार किया जा रहा है। कहा गया है कि ये 2-3 लोगन का जाती जुर्म है और इसका बोझ दूसरों के सर नहीं डालना चाहिए। राजभवन की तरफ से दोगन से और खास तौर से मुसलमान शहरियों से अपील की गई है कि पुरसकून रहें, यहाँ जो कुछ भी होवेगा कानून के कायदे के मुताबिक होवेगा। मुसलमानों से खास अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी है, मैंने पूछा। गीता बोली, सच्ची बात यह है कि जब से जाज साहब और सुल्ताना वाला वाकया हुआ है, मुसलमान आबादी जाज साहब के खिलाफ है। अभी ने पता चला है कि सुल्ताना का पति जाज साहब से दू बदू लड़ाई के लिए यहाँ पहुंचा है, तो इनका जोश ताजा हो गया है और पुराने जख्म भी हरे हो गए। इन लोगों ने इस मुकाबले के साथ अपनी बहुत सी आशाएं जोड़ ली हैं। अगर तुम यहाँ जरगाह में रातों रात मशहूर हुए हो तो इसका एक कारण ये भी है, इन लोगों को पूरा विश्वास है कि सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां आवेंगी। तुम्हारा जाज के मुहाफिजों को उधेड़ कर यहाँ से भागना, फिर नल पानी में पांडे को नीचा दिखाना, फिर यहाँ आना और जाज साहब को ललकारना और आखिर में इन्हें मरो या मारो का चैलेंज देना, ये सारी बातें इन लोगों के लिए बड़े अचंभे की हैं। इनका ये विचार पक्का हो रहा है कि तुम्हारे कारण कोई अनहोनी होगी। जाज गोरा साहब क्या फरमाते हैं? इमरान ने गीता से इस्तफसार किया। वो इमरान को नागवारी से देकर बोली, गोरा साहब बहुत गुस्से में हैं। वो समझ रहे हैं कि इनकी साख खराब हो रही है। लोग इनको शक्ति देवता के नाम से याद कर रहे थे, मगर अब इस तरह की सोच फैल रही है कि शायद जाज साहब खुद भी सांबर लड़ना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत अहम है। हो सकता है कि शाम से पहले जाज साहब तुम्हारे चैलेंज के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान कर दें। मेरा चैलेंज? हाँ, यही मरो या मारो वाली बात। हो सकता है कि वो इसे कबूल कर लें और इस शुभ घड़ी का ऐलान भी कर दें जो पंडितों ने निकाली है। और सच्ची बात यह कि जाज साहब ऐसे खतरों से डरने वाले नहीं। तुम विश्वास रखो कि अगर तुम्हारा मुकाबला हुआ तो एक दलेर आदमी से होवेगा। दलेर नहीं, घमंडी, मैंने कहा। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन यह बात अपनी जगह ठोस हकीकत होवे कि यहाँ जाज साहब के बेशुमार परस्तार हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हर शख्स में होवत हैं। जाज साहब की एक बड़ी अच्छाई है कि वो बड़े दिल के मालिक हुए हैं। उनके पास धन है और वह धन को खर्च करना भी जानत है। जरगाह के बेशुमार लोगों को उनकी खैर खैरात से फायदा पहुंचत है। तुम्हारी अकल का मातम करने को दिल चाहता है गीता मुखी। तुम जैसे हिंदुस्तानी ही हैं जिन्होंने हर दौर में बाहर से आने वाले जोरावरों के सामने सर झुकाने की रीत निभाई है। जिसको तुम खैर खैरात कह रही हो, ये जनाकारियों और ऐश परस्तियों का अफजाना है, और ये अफजाना भी तुम्हारे ही खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। इन गोरी चमड़ी वालों के लिए यहाँ के लोग भिक मंगों और बेगैरतों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। वो जो कुछ इन भिक मंगों और बेगैरतों को दे रहा है, इससे कहीं ज्यादा वसूल करता है, और इस काम में तुम्हारा हुक्म जी इसका मददगार है। मेरी इन सख्त रिमार्क्स पर गीता मुखी ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि इस नाराजगी की तह में कहीं मेरी दबी दबी तायद भी मौजूद है। गीता मुखी एक चलती फिरती जांजीदा औरत थी। उसने जाज गोरा के बारे में जो कुछ कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। शाम से पहले ही सर्जन स्टील अपने साले जाज की नुमाइंदगी करते हुए लाल भवन में पहुंच गया। वो हमसे इंग्लिश में बात करता था। उसने मैं बताया, जाज साहब ने पंडितों से मशवरे के बाद तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लिया है। वो तुम्हारे साथ मरो या मारो का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इसके लिए चंद छोटी छोटी शर्तें भी हैं। मुझे ये शर्तें बगैर सुने मंजूर है। मुझे बताओ मुकाबला कब है? मैंने स्टील की आंखों में आंखें डालकर पूछा। पंडित महाराज ने 2 शुभ घड़ियां निकाली थी। एक शुभ घड़ी ऐन 7वें के जश्न के रोज आ रही है, दूसरी जश्न के 3 दिन बाद। मशवरे से फैसला हुआ है कि तुम्हारे और जाज साहब के दरमियान सांबर की रस्म जश्न के बाद होगी। जश्न के तीसरे रोज सूरज डूबने से कोई 1.5 घंटा पहले। ये किस तरह की लड़ाई होगी? मैंने पूछा। इसमें कोई आतिशी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक 10 ब 10 लड़ाई है। मौका पर 3-4 तेज धार आले रखे जाएंगे। जाज साहब तुम्हें पेशकश करेंगे कि तुम इनमें से कोई सा एक आला उठाकर इनसे लड़ सकते हो। तुम जो आला चुनोगे, जाज साहब भी इस जैसा आला इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। फिर सर्जन स्टील ने तफसील बताते हुए कहा, इन आलात ज़र्ब में कटारी, चाकू और छोटे दस्ते की कल्हाड़ी, जिसे मकामी जुबान में दहती कहा जाता है, शामिल होंगे। स्टील ने कुछ दीगर शराइत भी बताई। इनमें से एक शर्त यह थी कि मरो या मारो की लड़ाई के बावजूद जाज गोरा के पास मुझे सजाए मौत देने यानी सूली पर टांकने का ऑप्शन मौजूद रहेगा। अपने जीतने की सूरत में जाज गोरा मुझे मौका पर खत्म करने के बजाय सूली पर चढ़ाने का शौक पूरा कर सकेगा। दीगर शराइत की तरह मैंने ये शर्त भी फौरन मंजूर कर ली। मैं किश्तियां जला चुका था, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। मुझे सिर्फ जीतना था और जीतना था, और जब मुझे सिर्फ जीतना था तो फिर सजाए मौत का तस्करा मेरे निसाब से बाहर था। मैं वजदानी जोश के एक ऐसे धारे में बहा जा रहा था जिसका रुख और बहाव का खुद मुझे भी ठीक से इल्म नहीं था। ये एक जनून था, दीवानापन था। ये वही जिद थी जो शीशे को पत्थर से टकराती है और फिर पत्थर को तोड़ने का अज़म भी रखती है। मैंने स्टील की सारी बातों के जवाब में बस एक ही बात कही। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है मिस्टर स्टील, और ये वो शर्त है जो जाज शुरू में ही मान चुका है। मेरे जीतने की सूरत में इसहाक की भाविज को आज़ाद करके मेरे हवाले कर दिया जाएगा और मुझे नल पानी तक पहुंचने का महफूज रास्ता दिया जाएगा। ये बिल्कुल तय है और उसके ज़माने से तहरीर में भी दी गई है, जो तुम्हारे और जाज साहब के मुकाबले के हवाले से लिखी गई है। इस पर हुक्म जी पंडित महाराज और दीगर आम लोगों की गवाही मौजूद होगी।
मुकाबले के वक्त इस तहरीर पर तुम्हारे और जॉर्ज साहब के दस्तखत भी लिए जाएंगे। हमारी इस गुफ्तगू के दौरान में मैडम सफूरा भी मौका पर मौजूद रही थी। अस्टील और जॉर्ज की मौजूदगी में वो बिल्कुल मुअद्दब खड़ी रहती थी और सिर्फ इस वक्त बोलती थी जब इससे कोई सवाल पूछा जाता था। रात को मैं सोने के लिए लेटा तो सुल्ताना बड़ी शिद्दत से याद आने लगी। उसके गुदाद होंठ, उसके घने बाल और सबसे बढ़कर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हर वक्त अज्जो इनकिसारी नजर आती थी और मेरे लिए गैर मशरूत मोहब्बत और एतात टपकती रहती थी। मैं इससे वादा करके आया था कि जॉर्ज गोरा से बदला लेकर आऊंगा या फिर कभी नहीं आऊंगा, और उसने मुझे इश्क बार आंखों से रुखसत किया और कहा था मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगी महरोज, और ये दुआ भी करूंगी कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। अब वो यहाँ से तवील फासले पर इस मंदिर के सह मंजिला तहखाने में तब अफसल, होशियार सिंह और आफ्ताब खान वगैरह के साथ मौजूद थी। मुझे मालूम था वो हर घड़ी मेरा इंतजार कर रही है, हर आहट पर चौंकती है, हर चाप पर सरापाई निगाह बन जाती है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं सुरखरू हो सकूंगा या नहीं, और अगर सुरखरू हो गया तो उसके पास जा सकूंगा या नहीं, और अगर चला गया तो क्या वो मुझे इस मंदिर में बखैर व आफियत मिल पाएगी या वहां हालात बदल चुके होंगे। अनगिनत सवालात थे और जवाब कोई नहीं था। मुझे नूरी याद आई। दर हकीकत उसने सुल्ताना को फिर से मेरे करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था, और अगर गौर किया जाता तो ये किरदार भी असल में इमरान ही ने अदा किया था। उसने बड़ी होशियारी से नूरी को मेरे पीछे लगाया था। वो हर घड़ी मेरे इर्द गिर्द नजर आती थी और उसकी वजह से सुल्ताना के अंदर सोई हुई औरत धीरे धीरे बेदार हुई थी। बच्चे की मोहब्बत ने उस औरत को बेदार करने में मजीद मदद की थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा एक बार कम अज कम एक बार सुल्ताना की आंखों का सपना जरूर पूरा कर दूं। उसकी गोद में बालू हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो मेरी तरफ देखकर शर्माए और जब मैं उसे छूऊं तो उस पर वो अजियत नाक कपकपी तारी ना हो जो उसके जिस्म का खून निचोड़ लेती थी।